हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम नया सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। 6 का ये राजनीतिक विज्ञान होगा, जो कि आपको यहाँ से बहुत सारे पॉइंट ऐसे मिलेंगे जो कि बार-बार पूछे जाते हैं। और ये पहला अध्याय है, 6 क्लास का ये पहला अध्याय है, विविधता की समझ। तो ये आप पॉलिटिकल साइंस जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कोई भी सब्जेक्ट कंपटीशन में। तो यहाँ से बहुत ही समझ वाली कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट वाली जो यहाँ पर बातें बताई गई है कि आप समाज में किस प्रकार से रह रहे हैं, समाज आपके लिए क्या है। और राजनीति जो भी आप आलोचनात्मक रूप से करते हैं, आलोचनात्मक राजनीति में देखते होंगे कि आप बहुत सारे विविधताएँ पाई जाती है। ये विविधता ही है जो आपकी समझ, पहला नाम ही है विविधता की समझ। आप लड़का हैं या लड़की हैं, उसके उत्थान के लिए क्या-क्या कार्य किए जा रहे हैं, लड़की को आगे बढ़ाने के लिए क्या-क्या जो हैं परियोजनाएँ लाई जा रही है। बहुत सारे जो फैक्ट हैं यहाँ से आपको समझने, पहले ये समझ वाली बात है, समझ के साथ आगे आपको यहाँ से बताया जाएगा कि पॉलिटिकल जो है ये क्या है? आपके जीवन में राजनीतिक रूप से आपके जीवन में जो है एक नई जो ढाँचा तैयार करती है, कैसे आपका जीवन सुसज्जित और सामाजिक रूप से, और आप ये कह सकते हैं कि हमारे जीवन को एक सही दिशा प्रदान करने के लिए एक नेता, एक समाज, एक जो परिवार है, क्या भूमिका निभाता है। और इन सभी भूमिकाओं में विविधता की क्या समझ हमको प्राप्त होती है। एक डॉक्टर है तो एक इंजीनियर है। एक इंजीनियर जो है मकान का काम कर रहा है, तो वहीं डॉक्टर जो है जीवन की सुरक्षा प्रदान करता है। जो आपको बीमारी हो रही है, आपको अनेक प्रकार की बीमारियों से वो बचाता है। बहुत सारे जो हैं, आप अगर पोलिंग बूथ में जाते हैं तो वहाँ पर विविधता आपको समान दिखती है। वहाँ पर जो है आपको ना कोई बड़ा है, ना कोई छोटा है, सब क्या है, एक समान है। वही ये सब चैप्टर में आपको बताया जाएगा, लड़का क्या है, लड़की क्या है, और उनमें जो है बड़ा आदमी, छोटे आदमी में तुलना की जो है समझ यहाँ पर विकसित की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं, अध्याय है विविधता की समझ। देखिए यहाँ पर दिखाया गया है कि अपनी कक्षा में चारों तरफ नज़र दौड़ाइए। क्या कोई ऐसी साथी है जो बिल्कुल आपकी तरह दिखती हो? इस पाठ में आप पढ़ेंगे कि लोग एक दूसरे से कई मामलों में भिन्न होते हैं। वे ना केवल अलग दिखते हैं, बल्कि वे अलग-अलग क्षेत्रों में भी आते हैं। उनके धर्म, रहन-सहन, खान-पान, भाषा, त्योहार आदि भी होते हैं। ये भिन्नताएँ हमारे जीवन को कई तरह से रोचक और एवं समृद्ध बनाती है। इन विभिन्नताओं के कारण ही भारत जो है विविधता का देश भी कहलाता है। जानते हैं कि भारत को विविधता का भी देश कहा जाता है। इन विभिन्नताओं के कारण ही भारत में विविधता है। विविधता या अनेकता हमारे जीवन को किस तरह बेहतर बनाती है। तो विविधता जो है ये हमारे जीवन को कैसे, अनेकता जो है हमारे जीवन को कैसे बेहतर बनाती है। तो भारत जो है इतनी विविधताओं वाला देश कैसे बना? आप जानते हैं कि दक्षिण भारत में आपको अनेक क्या है, कन्नड़ है, मलयालम है, तेलुगु है। वहीं उत्तर भारत में देखेंगे तो मैथिली है, हिंदी है, बोडो है, डोगरी है, इत्यादि है। ये सब उत्तर भारत, दक्षिण भारत और कश्मीरी में देखेंगे, गुजराती में देखेंगे, गुजराती है, मराठी है, ये सब महाराष्ट्र है। सब क्या अनेक-अनेक भाषा है, और ये विविधता का एक उदाहरण है। क्या सभी तरह की भिन्नताएँ विविधता की ही भाग होती है? चलिए इसके उत्तर हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। लिखा गया है कि आपकी उम्र के 3 बच्चों ने ऊपर दिए गए चित्र बनाए हैं। 6 क्लास की जो बच्चे हैं वो ये सब चित्र बनाए हैं। खाली बक्से में आप अपना चित्र यहाँ पर बना सकते हैं, किस प्रकार आप बनाएँगे। यहाँ पर अन्य 3 जैसा जो है चित्र जैसा ही है वैसा ही आप बना सकते हैं। हो सकता है कि आपका चित्र इन तीनों से क्या हो गया, बहुत ही भिन्न हो सकते हैं। जैसे कि ये तीनों चित्र भी आपस में एक-दूसरे से नहीं मिलते हैं। ऐसा इसलिए कि हम सबका चित्रकारी करने का अपना-अपना तरीका
होता है। एक देखिए चित्र के माध्यम से आपको समझाया जा रहा है कि कैसे जीवन भी क्या है, अनेक-अनेक प्रकार से जीने की कलाएँ हैं। जीवन को आप अनेक प्रकार से जी रहे हैं। आप अगर जो अ, आदिवासी लोग हैं उसके जीवन जीने की कला क्या है? अलग है। वहीं पर आप देखेंगे जो शहर में रहते हैं, जो गाँव में रहते हैं, उनके जीवन जीने की कला क्या है? अलग-अलग है। वही है जो आपको जो चित्र बनाया जाए बनाएँगे आप चित्र उसके और 3 जो विद्यार्थी बनाए हैं उसके में क्या अंतर होगा? ये तरीका जो है अपना अलग-अलग होगा। जिस तरह हमारी चित्रकारी भिन्नता है, उसी प्रकार जो है हमारे रंग-रूप, खान-पान आदि में भी भिन्नता है। एक जो है शॉर्ट रूप से आपको समझाया गया है कि हमारे जीवन में जो है खान-पान, रंग-रूप इत्यादि तरह से भी भिन्नताएँ हैं। देखिए, अपने बारे में निम्नलिखित जानकारी लिखने के लिए कहता है, बाहर जाते समय मैं डैश पहनना पसंद करती हूँ। तो यहाँ पर आप सलवार सूट लड़की है तो यहाँ पर सलवार सूट, टी-शर्ट, शर्ट इत्यादि आप कह सकते हैं। मैं घर में डैश में बात करती हूँ, अपनी भाषा में आप बात करते हैं। मेरा पसंदीदा खेल क्या है? तो वॉलीबॉल है, क्रिकेट है, आप बैडमिंटन कह सकते हैं। ये सब जो है जो भी है बच्चे का खेल वो आप कित-कित होता है, कबड्डी होता है। मुझे देश के बारे में किताबें पढ़ना पसंद है। कविता, कहानी जो है पढ़ना पसंद है, बच्चों को पढ़ना ज़्यादा ज़्यादा पसंद होता है। देखिए एक कहानी के माध्यम से आपको यहाँ पर हर चीज़ को, हर पहलू को समझाने की कोशिश की गई है। आगे है अपनी अध्यापिका की सहायता से यह पता कीजिए कि आप में से कितनी साथियों के जवाब एक जैसे हैं क्या सबके अलग-अलग हो सकते हैं। क्या कक्षा में कोई ऐसी साथी भी हैं जिनकी सूची आपकी सूची से हूबहू मिलती है? शायद नहीं हो। हालाँकि ऐसा होगा कि कई साथियों के कुछ जवाब आपके जवाबों से मिलते-जुलते होंगे। कितने साथियों को आपके जैसी किताब पढ़ना पसंद है? आपकी कक्षा के विद्यार्थी जो हैं विद्यार्थी कुल मिलाकर कितनी भाषाएँ बोलते हैं? इनसे अब तक आपको यह अंदाज़ा हो गया होगा कि कई मामलों में आप अपनी साथियों की तरह हैं और कई मामलों में आप क्या हैं उनसे भिन्न हैं, अलग हैं। दोस्ती करना, एक कहानी है दोस्ती करना। क्या ऐसे इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा, जो आपसे बहुत भिन्न है? नीचे दी गई कहानी पढ़ें और इसके बारे में सोचेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन जो हैं पूछे जाते हैं। देखिए कहानी शुरू होता है, मैंने इसे एक मज़ाक की तरह लिया। मज़ाक जो कि फटे पुराने कपड़े पहने उस छोटे से लड़के के लिए था, जो जनपद के भीड़-भाड़ वाले चौराहे की लाल बत्ती पर अखबार बेचता था। मैं जब भी वहाँ से साइकिल से गुजरता, वह अंग्रेज़ी का अखबार हाथ में लहराते हुए मेरे पीछे भागता और उस दिन की सुर्खियों को हिंदी, अंग्रेज़ी के मिले-जुले शब्दों में चिल्लाकर सुनाता रहता। इस बार मैं पटरी के सहारे रुका और मैंने उससे हिंदी का अखबार माँगा। उसका मुँह खुला का खुला रह गया। उसने पूछा, मतलब आपको हिंदी आती है? तो बिल्कुल, मैंने अखबार के पैसे देते हुए कहा। क्यों? तुमने क्या सोचा? वह रुका। पर आप लगते तो बड़े अंग्रेज़ हैं। वह बोला, मतलब कि आप हिंदी पढ़ भी सकते हैं? ये बच्चे और साइकिल पर जो सवार हैं व्यक्ति उनकी वार्तालाप हो रही है। हाँ, बिल्कुल पढ़ सकता हूँ, साइकिल सवार बोलते हैं। इस बार मैं थोड़ा अधीर होते हुए बोला, मैं हिंदी बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ। मैंने स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट जो विषय होते हैं के साथ हिंदी पढ़ी है। सब्जेक्ट उसने पूछा, मतलब विषय होता है, सब्जेक्ट उसने पूछता है, वह लड़का पूछता है। अब जो कभी स्कूल नहीं गया उसको मैं क्या समझाता कि सब्जेक्ट क्या होता है? वह कुछ होता है। मैंने शुरू किया ही था कि बत्ती हरी हो गई और मेरे पीछे गाड़ियों की हॉर्न शोर जो है 100 गुना बढ़ गया। मैं भी अपने हाथ को ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ने दिया। अगले दिन वह फिर से वहाँ पर था। वह मुस्कुरा रहा था और मेरी तरफ हिंदी का अखबार
बढ़ाते हुए उसने कहा, भैया आपका अखबार। अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है? अंग्रेजी का यह शब्द उसके जुबान पर अजीब लग रहा था। ऐसा लगा मानो अंग्रेजी में सब्जेक्ट शब्द का जो दूसरा अर्थ है प्रजा, उस अर्थ में वह उसका प्रयोग कर रहा है। देखिए अंग्रेजी सब्जेक्ट शब्द का जो दूसरा अर्थ यहाँ पर बताया गया है, नाम क्या है? प्रजा। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे है ओह! यह कुछ पढ़ाई-लिखाई से संबंधित है, मैंने कहा। उसने कहा चूँकि बत्ती लाल हो गई थी, तो मैंने पूछा, तुम कभी स्कूल गए हो? कभी नहीं, उसने जवाब दिया। फिर बात बढ़ाते हुए उसने गर्व से कहा, मैं जब इतना ऊँचा था, तभी से मैंने अपना काम शुरू कर दिया था। उसने मेरी साइकिल की गति के बराबर अपने हाथ को नापा। पहले मेरी माँ ने पहले मेरी माँ मेरे साथ आती थी, लेकिन अब मैं अकेले ही कर लेता हूँ। अभी तुम्हारी माँ कहाँ है? मैंने पूछा। पर तब तक बत्ती हरी हो गई और मैं चल पड़ा। मैंने उसे अपने पीछे कहीं से चिल्लाते हुए सुना, मगर मेरठ में है। वह जो है चिल्ला रहा है कि वह मेरठ में है और उसके साथ वहाँ की ट्रैफिक के शोरगुल में डूब गया। मेरा नाम समीर है। अगले उसने अगले दिन कहा और बड़े शर्माते हुए मेरा नाम पूछा। आपका नाम? यह तो बड़े आश्चर्य की बात थी। मेरी साइकिल डगमगाई। मेरा नाम भी समीर है, मैंने बताया। क्या? उसकी आंखें एकदम से चमक उठी। हाँ? मैंने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें पता है समीर का अर्थ? उसको पूछा जाता है कि तुम्हें पता है समीर का अर्थ है? हवा, पवन। और पवन पुत्र कौन है? जानते हो ना? हनुमान। तो अब से आप समीर एक और मैं समीर दो। उसने खूब खुश होते हुए कहा। हाँ ठीक है, मैंने जवाब दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाथ मिलाओ समीर दो। उसका छोटा सा हाथ मेरे हाथ में एक नन्ही चिड़िया की तरह समा गया। मैं साइकिल चलाकर आगे बढ़ चुका था, पर उसके हाथ की गर्माहट अब तक महसूस कर रहा था। अगले दिन उसके चेहरे पर उसकी चिर परिचित मुस्कान नहीं थी। मेरठ में बड़ी गड़बड़ हो गई है, उसने कहा। वहाँ दंगों में बहुत लोग मारे गए हैं। मैंने मुख्य अखबार की सुर्खियों की तरफ देखा। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, सांप्रदायिक दंगे। लेकिन समीर, मैंने शुरू किया ही था। मैं मुस्लिम समीर हूँ। वह बोल पड़ा। और मेरे सभी लोग मेरठ में हैं। उसकी आंखें भर आई जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने नज़र ऊपर नहीं उठाई। यहाँ पर देख सकते हैं बताया गया है कि समीर एक और समीर दो में कोई 3 अंतर लिखिए। क्या ये अंतर उन्हें दोस्त बनने से रोक पाए हैं? तो नहीं, यहाँ पर दोस्त बनने से रोक नहीं पाए हैं। एक मुस्लिम समीर है तो दूसरा हिंदू समीर है। एक जो है क्या करता है, काम-काज करता है तो एक अखबार बेचता है। यहाँ पर जो है उनकी दुःख या पीड़ा में उनकी जो देह की दशा जो है उनको देखता है तो उनके भी जो है स्थिति थोड़ा डमाडोल हो रही है। तो ये जो है आप उनकी बातों को लिख सकते हैं। पवन मतलब भी समीर होता है, हवा भी समीर है। हनुमान जी के जो यहाँ पर दिखाया गया है कि हनुमान जो पवन है, जो हवा है, इनको हनुमान भी कहा जाता है, उन वेग के कारण। अगले दिन वह चौराहे पर नहीं था। ना उसके अगले दिन वह दिखा और ना आगे फिर गया। अब क्या हुआ? नहीं दिख रहा है। अंग्रेजी या हिंदी का कोई अखबार मुझे नहीं बता सकता कि मेरा समीर दो आखिर कहाँ है। ये कहानी जो है पोयली सेन गुप्ता की कहानी है, द लाइट्स चेंज पर आधारित। ये बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे है, जहाँ समीर एक को अंग्रेजी ज़्यादा अच्छी आती है, वहीं समीर दो जो है हिंदी बोलता है। हालांकि दोनों की भाषाएं अलग हैं,
फिर भी दोनों एक-दूसरे से बात कर पाए। उन्होंने इन उन्होंने इसके लिए प्रयास किया क्योंकि उनके लिए बात करना महत्वपूर्ण था। समीर 1 और समीर 2 धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियाँ भी अलग हैं। ये पहले जो 3 आपको बताने के लिए कहा गया था, यहाँ से आप बता सकते हैं। जहाँ समीर हिंदू है, वहीं समीर 2 मुसलमान है। दोनों में दोस्ती हुई क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे। खान-पान, पहनावा, धर्म, भाषा, यादें की ये भिन्नताएँ विविधता के पहलू हैं। अपनी विविध धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के अलावा समीर 1 और समीर 2 कई अन्य मामलों में एक-दूसरे से अलग थे। उदाहरण के लिए यहाँ पर जो है समझ सकते हैं, उदाहरण के लिए समीर 1 ने स्कूल में पढ़ाई की थी, जबकि समीर जो है 2 क्या कर रहा है? अखबार बेच रहा था। समीर 2 को स्कूल जाने का मौका ही नहीं मिला ही नहीं। आपने संभवतः अपने इलाके में ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो गरीब है और जिनकी भोजन, घर, कपड़े की ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पाती है। यही फ़र्क उस फ़र्क से अलग है। यह फ़र्क जो है उस फ़र्क से अलग है जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा। यह विविधता का रूप नहीं है बल्कि गैर बराबरी का है। गैर बराबरी का मतलब है कि कुछ लोगों के पास ना अवसर है और ना ही ज़मीन या पैसे जैसे संसाधन जो दूसरों के पास है। इसीलिए गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं है, यह लोगों के बीच मौजूद असमानता यानी गैर बराबरी है। क्या है ये? अमीरी और गरीबी विविधता का रूप नहीं है, यह क्या है? लोगों के बीच मौजूद असमानता यानी गैर बराबरी है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आप फैक्ट पकड़ सकते हैं, लिखने में आपको यहाँ से सहायता होगी। जाति व्यवस्था असमानता का एक और उदाहरण है। जाति व्यवस्था क्या है? असमानता का एक उदाहरण है। इस व्यवस्था में समाज को अलग-अलग समूहों में बाँटा गया है। इस बँटवारे का आधार था कि लोग किस तरह का काम करते हैं। क्या आधार था? लोग जिस प्रकार के काम करते थे, उसी प्रकार से उसको बाँट दिया गया। वो उस समाज के हैं, मोची जूते सिएगा, कपड़ा कौन सिएगा इत्यादि जो है लोहार का काम क्या होगा, ये लोहा का जो काम करता था लोहार कहलाता था, मोची का जो काम कर रहा है, जो जूते सी रहा है वो मोची कहला रहा है, इत्यादि जो घर बना रहा है कारीगर कहला रहा है, ये सब जो है उनके काम पर उनकी जाति का बँटवारा कर दिया गया और ये जो है आधार बना, काम करते हैं वही उसका आधार हो गया। लोग जिस जाति में पैदा होते हैं थे, उसे बदल नहीं सकते थे। उदाहरण के लिए आपको यहाँ पर भी बताया गया है। पहले उससे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे उन त्योहारों की सूची बनाने के लिए कहता है, जो समीर 1 और समीर 2 बनाते होंगे। एक जो है दीपावली बना रहा है, तो दूसरा जो है ईद बना रहा है। क्या आप ऐसी किसी परिस्थिति के बारे में सोच सकती हैं? उस जब आपने उससे दोस्ती की, जो आपसे बहुत अलग हो। इसका वर्णन जो है कहानी के रूप में आप कर सकते हैं। देखिए दूसरा यहाँ पर बताया गया है फैक्ट यहाँ पर समझेंगे, समीर 2 स्कूल क्यों नहीं जाता था? आपकी राय में अगर वह स्कूल जाना चाहता तो क्या जा पाता? क्या यह सही है कि कुछ बच्चे स्कूल जा पाते हैं और कुछ नहीं जा पाते हैं? इसकी हम चर्चा करेंगे जो कि आपको यहाँ ऊपर में बताया भी गया है कि कुछ की ऐसी परिस्थिति हो जाती है, जो चाहकर भी कुछ कर नहीं पाता है। ना उसको खाने की, ना उसको कपड़े की, ना रहने की अनेक व्यवस्थाएँ जो हैं उनके सर पर रहती हैं और वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता है। एक जीवन जो है जीने की कला को वो सही रूप से, सज्जित रूप से नहीं समझ पाता है, नहीं कर पाता है। चाहता है कि हम भी उस जो है पीढ़ी में उस जो है सीढ़ी पर चढ़ें ताकि हमारी भी कुछ उन्नति हो। लेकिन वहाँ पर जाते-जाते वहाँ पर जाने की सोचने की जो उनकी शक्ति है, वो छिन्न हो जाती है। क्यों? उनकी जो अपनी जो मुख एक ढाँचागत कहते हैं, एक ढाँचा में जो आप शुरुआती दौर होता है, उसकी जो पूर्ति नहीं हो पा रही है। जो जीवन की कैसी परिस्थितियों में वो गुज़र रहा है, वो उसी में सोचता रह जाता है।
आगे बढ़ने की प्रवृत्ति, आगे बढ़ने की कल्पना, आगे बढ़ने की जो सोच है, वो छिन्न हो जाती है। वही यहाँ पर आप बता सकते हैं। आगे ही उदाहरण के रूप में आप देखिए गए तो अ, आप अगर आप कुम्हार के घर में पैदा हो गई, तो आपकी जाति कुम्हार ही होती है। ये आपको हमने बताया और आप बस वही बन सकती थी। कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पेशा भी नहीं बदल सकता था। इसीलिए उस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना ज़रूरी नहीं समझा जाता था। जो कुम्हार है वही कुम्हार का काम करेगा, उससे ज़्यादा है वो कुछ नहीं करेगा। इससे गैर-बराबरी पैदा हुई। आप इस बारे में अगले पाठ में हम इसके बारे में अगले पाठ में पढ़ेंगे। आगे विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है। जैसे समीर 1 और समीर 2 दोस्त बने, वैसे ही आपकी भी सहेलियाँ होगी जो आपसे बहुत अलग होगी। अपने आपने शायद उनके घर में अलग तरह का खाना खाया होगा, उनके साथ अलग त्योहार बनाए होंगे, उनके कपड़े पहनकर देखे होंगे और थोड़ी बहुत उनकी भाषा भी सीखी होगी। देखिए, सूची बनाने के लिए कहता है कि अनेक-अनेक प्रकार के व्यंजन जो हैं ढोकला खाते हैं, आप गुजरात में जाते हैं, आप भेलपूरी खाते हैं, आप जो है नीचे जो है मांस मछली खाते हैं, चावल और क्या कहते हैं मछली खाते हैं, वो कहाँ पे तो बंगाल की तरफ जाते हैं। तो ये सब है अनेक-अनेक प्रांतों में अनेक-अनेक प्रकार के भोजन, हांगकांग में जाते हैं तो आपको साँप खाने को मिलता है। ये सब जो है अनेक प्रकार के व्यंजन अनेक देश भारत में हो या अन अनेक प्रांतों में हो देखेंगे तो आपको ये मिलती है। उनकी भाषाएँ अलग हैं। यहाँ पर अपनी मातृभाषा के अलावा उन भाषाओं की सूची बनाने के लिए कहता है। आप जानते हैं कि भारत में 22 टोटल भाषाएँ जो है अनुच्छेद में हैं। अनु 22 भाषाओं में आप हिंदी मैथिली जो है बोडो, डोगरी इत्यादि मराठी, कन्नड़ इत्यादि जो है संस्कृत, ये सब भाषाएँ जो हैं बोली जाती हैं। अनेक क्षेत्रों में अनेक भाषाएँ बोली जाती हैं। मलयालम, कन्नड़, तेलुगु ये सब दक्षिण भारत की भाषाएँ हैं। मराठी है, गुजराती है, ये सब भाषाएँ हैं। उड़िया है और हिंदी है, ये सब जो हैं भाषाएँ हैं, हमारे भाषा जो कि भारत में अनेक प्रांतों में एक नहीं बल्कि अनेक भाषाएँ हैं, बहुत सारी भाषाएँ जो आप बोलते हैं। देखिए, आपको शायद तरह-तरह के जानवर, रानियों, साहसिक घटनाओं तथा या भूतों की कहानियाँ पसंद होंगी। संभव है कि आपको खुद कहानी बनाना भी पसंद होगा। आप भी कहानी जो है बना सकते हैं, बनाना पसंद होगा। एक अच्छी कहानी पढ़ने से हमेशा खुशी मिलती है। उसको पढ़कर और ज़्यादा कहानियाँ बनाने के लिए नए-नए विचार मिलते हैं। जो लोग कहानियाँ लिखते हैं, वे विभिन्न स्रोतों, किताबों, वास्तविक जीवन और कल्पना से प्रेरणा लेते हैं। जो कहानियाँ गढ़ रहे हैं, वो क्या हैं? कल्पना से प्रेरणा ले रहे हैं। देखिए, आगे है कि कुछ लोग जंगल में जानवरों के नज़दीक रहे और उन्होंने जानवरों की दोस्ती व लड़ाइयों के बारे में कहानियाँ लिखी। कुछ अन्य लोगों ने राजा-रानियों के वृत्तांत पढ़कर प्यार और सम्मान के किस्से लिखे। ये जो है उस परिस्थिति में लिखा जा रहा है जहाँ पर जो रह रहे हैं, जहाँ पर जैसी उनको देखने को मिल रहा है वैसा वो कार्य कर रहे हैं। कोई जंगल में रह रहा है तो कोई लड़ रहा है, पशु जो हैं, पेड़-पौधे की जो क्रियाकलापें हैं, जो यहाँ पर देखेंगे पंछी इत्यादि जो जैसे व्यवहार कर रहे हैं, उस आधार पे वो कहानी रच रहे हैं। देखिए, कुछ ने अपने बचपन की यादों में गोते लगाए हुए स्कूल और दोस्तों की मधुर यादों से निकाल कर कुछ साहस की कहानियाँ लिखें। कल्पना कीजिए कि जिनकी कहानियाँ आपने सुनी या पढ़ी हैं, उन सभी कहानियों या कहानी सुनाने वालों को ऐसी जगह पर रहना पड़े जहाँ लोग केवल 2 ही रंग के कपड़े पहनते हों, लाल एवं सफ़ेद। एक तरह का खाना खाते हों, शायद वह क्या हो, आलू हो। समान रूप से केवल 2 पशु-पंछी को पालते हों, उदाहरण के लिए आप किरण और कौवा लेंगे और केवल साँप-सीढ़ी खेल से अपना मनोरंजन करते हो। ऐसी जगह रहकर वह कैसी कहानियाँ लिख पाएँगे? आप ये अनुभव कर सकते हैं बस जो सीमित है उस पे जो है कहानी कैसी आएगी।
आप यहाँ पर आपको जो है एक फिर से बताना है कि मान लीजिए कि आप एक चित्रकार या कहानीकार हैं, जो इस जगह पर रहती हैं, ऐसी जगह के जीवन पर एक कहानी लिखिए और बताइए। क्या आप सोचती हैं कि आपको ऐसी जगह में रहने में मज़ा आएगा? उन 5 चीज़ों की सूची बनाइए जिनकी कमी ऐसी जगहों में सबसे ज़्यादा खलेगी। आप जानते हैं कि आप जिस परिस्थिति में रह रहे हैं, उस परिस्थिति को आप किस तरह से भुनाते हैं, वो आपकी सोच पर डिपेंड करती है। आपको एक सीमित जगह, आपको एक सीमित रहन-सहन, एक सीमित रूप की भोजन, आपको जो भी क्रियाकलापें हैं, जो भी क्रियाएँ हैं, एक सीमित हो जाएँगी, तो कहानी सीमित रहेंगी। कहानी आपका सोच, आपके दिमाग में जो भी अनेक प्रकार की जो भी कुछ कल्पनाएँ आएँगी भी, तो वो भी सीमित रह जाएँगी। तो उस कल्पनाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उस कल्पनाओं को एक जगह देने के लिए आप नई-नई जगहों पर नई-नई क्रियाकलाप, नई-नई विचार जो है जागृत करना क्या है, आपको पड़ेगा। तो इस चीज़ को समझने के लिए क्या है, त आपको अनेक प्रकार की चीज़ चाहिए, विविधता वाली चीज़ चाहिए जो कि आपको आप अगर जंगल जा रहे हैं तो एक पशु-पक्षी को आप देखकर क्या लिखेंगे? बस उसकी कहानी। अगर आपको एक जंगल में अनेक पशु-पक्षी मिल जाएँगे तो अनेक कहानी आप लिख सकते हैं। तो ये यहाँ पर आप बता सकते हैं। देखिए भारत में विविधता, अब है भारत में विविधता। भारत विविधताओं का देश है, आप जानते हैं। हम विभिन्न भाषाएँ बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग-अलग त्योहार मनाते हैं और भिन्न-भिन्न धर्मों का जानते हैं कि भिन्न-भिन्न धर्म हैं, उनका हम पालन करते हैं। लेकिन गहराई से सोचें तो वास्तव में हम एक ही तरह की चीज़ें करते हैं, केवल हमारे करने के तरीके क्या हैं? अलग-अलग हैं। हम एक ही चीज़ कर रहे हैं, हमारा धर्म और हमारी जाति, हमारा जो व्यवहार, हमारा जो संस्कृति सब एक है। लेकिन करने के तरीके जो हैं वो क्या हैं? अलग-अलग हैं। अब देखिए यहाँ पर अब बताया भी गया है कि क्या-क्या जो हैं अलग-अलग हैं। भारत के लोग विविध तरीकों से नीचे लिखे काम करते हैं। यहाँ जो है उनमें से एक तालिका बताया गया है और 2 और 3 तरीके लिखने के लिए कहता है। जैसे देखिए प्रार्थना या इबादत करना, भक्ति गीत गाते हैं। ये जो हैं जो अ, सिख होते हैं, ईसाई होते हैं, जो मुस्लिम होते हैं, वो क्या करते हैं, इबादत करते हैं, कोई चर्च पे जाते हैं, कोई जो है गुरुद्वारे जाते हैं, ये आप बताएँगे। शादी देखिए अदालत में रजिस्टर द दस्तखत होता है, कोर्ट मैरेज होता है। एक जानते हैं 7 फेरे लेते हैं, एक जो है नमाज़ अदा करते हैं, जो आप मुस्लिम लोग होते हैं, एक जो है चर्च में जाकर शादी करते हैं, एक मंदिर में जाकर शादी करते हैं, एक घर में शादी जो है करके करते हैं, सभी क्या है शादी हो रहा है, क्या है? शादी हो रहा है, लेकिन उसके करने के तरीके क्या हैं? अलग-अलग हैं। प्रार्थना हो रही है, उसके करने के तरीके क्या हैं? अलग-अलग हैं। काम तो एक हो रहा है, लेकिन करने के तरीके अलग-अलग हैं। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए विभिन्न प्रकार के कपड़े हैं, कोई पैंट शर्ट पहन रहा है, तो कोई जैकेट पहन रहा है, तो यहाँ पर जो है मणिपुर की औरतों का फ़नेक पहना हुआ है। आप जम्मू कश्मीर में जाएँगे तो आपको ढके हुए जो है पूरे क्यों वहाँ के रहन-सहन उनकी जो है वातावरण क्या है उस प्रकार है जैसे उनकी जो है उनको रहना पड़ रहा है। तो यही जो है यहाँ पर आप बता सकते हैं। रहने की जो है कपड़े पहनने सभी कपड़े पहन रहे हैं लेकिन कपड़े पहनने के तरीके क्या हैं? अलग-अलग हैं। कपड़े तो सभी पहन रहे हैं। उसी प्रकार यहाँ अभिवादन है। आप जब झारखंड जाएँगे तो अभिवादन को क्या करते हैं? जोहार कहते हैं। किसी को अभिवादन को हेलो कह के भी पुकारा जाता है। किसी के अभिवादन को आप गले मिलकर करते हैं, किसी अभिवादन का प्रणाम करके करते हैं। ये सब जो है अभिवादन करने के तरीके हैं। अब देखिए चावल पकाना, मीट या सब्ज़ी डालकर बिरयानी पकाना, मीट और सब्ज़ी डालकर आप बिरयानी पका रहे हैं। चावल जो है खुद चावल आप पानी में उबाल कर चावल पका रहे हैं। आप चावल को एक जो है व्यंजन बनाकर एक जो है अनेक उसकी आकृति ढालकर आप कुछ कर लेते हैं। तो ये जो है खाने क्या हैं? खाने में आप चावल ही कर रहे हैं, लेकिन उसके पकाने के जो है तरीके अलग-अलग हैं। उसी प्रकार हम भारत के हैं, रहने के तरीके अलग-अलग हैं, लेकिन क्या है? इंडियंस हैं। एक आदमी है जो कि हम इंडियंस हैं। उसी प्रकार यहाँ पर आप बताएँगे। यहाँ उदाहरण के तौर पे आपको बताया गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आपकी समझ को विकसित किया जा रहा है कि हमारी सोच, हमारे जो प्रवृत्ति है, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो विविधता है, हमारे जो रहन-सहन है, सभी क्या हैं? एक रूप से एक है।
हम भारतीय हैं और भारत के जो हैं कहीं भी हो, भारतीय हो या अमेरिकी हो जो भी हो, उसके सभी तरह के कल्चर जो हैं, संस्कृति जो हैं सभी के अलग-अलग हैं, लेकिन रहने के तरीके अलग-अलग भले हो सकते हैं लेकिन वो क्या हैं? एक हैं, वो एक हैं। अगर आप चावल आप खा रहे हैं तो चावल के व्यंजन अनेक प्रकार के बनते हैं, लेकिन आप खा क्या रहे हैं? तो चावल खा रहे हैं। आप सो रहे हैं तो सभी सो रहे हैं चाहे वो किसी प्रकार से। आप यहाँ पर आप गाना गा रहे हैं, तो गाना गाने क्या है, कोई उर्दू में गा रहा है, कोई मराठी में गा रहा है, कोई बांग्ला गा रहा है, कोई हिंदी गा रहा है, अनेक प्रकार के गाने गाए जा रहे हैं, लेकिन क्या है, सोर्स क्या है, तो वो सिर्फ़ सॉन्ग है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ये समझने वाली बात है। देखिए, हम विविधता को कैसे समझें, ये बताया गया है। देखिए, करीब 2 सवा 2 सौ वर्ष पहले जब रेल, हवाई जहाज़, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, तब भी लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे। वो आते-जाते थे, क्या थे? कैसे? तो वो पानी के जहाज में, घोड़ों या ऊँट पर बैठकर जाते या फिर पैदल चलकर एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। अक्सर ये यात्राएँ खेती और बसने के लिए नई ज़मीन की तलाश में या फिर व्यापार के लिए की जाती थी। चूँकि यात्रा में बहुत समय लगता था, इसीलिए लोग नई जगह पर अक्सर काफ़ी लंबे समय तक ठहर जाते थे। इसके अलावा सूखे और अकाल के कारण कई बार लोग अपना घर-बार छोड़ देते थे। उन्हें जब पेट भर खाना तक नहीं मिलता था, तो वे नई जगह जाकर बस जाते थे। कुछ लोग काम की तलाश में, तो कुछ जो हैं और कुछ युद्ध के कारण घर छोड़ देते थे। ये जो है रहन-सहन की क्रियाएँ यहाँ पर बताई गई हैं, जो रहने के लिए जहाँ पर सुखाड़ हो रहा है, वहाँ पर खाने को कुछ नहीं मिल रहा है, तो वो घर छोड़ रहे हैं। युद्ध के लिए घर छोड़ा जा रहा है। वहाँ पर आपको रहने के लिए नई-नई जगहों को ढूँढने के लिए तलाश की जा रही है। तो एक जगह से दूसरी जगह जाने की जो क्रियाएँ हो रही हैं, एक जगह से दूसरी जगह को समझने की जो बात हो रही है, ये क्या है? उसके रहन-सहन में। पहले लोग ऐसे ही रहा करते थे, पहले लोग ऐसे ही उनके जीवन यापन चलते थे। पहले व्यापार भी जो है चलकर किया जाता था, बैलगाड़ी हो, ऊँट हो, इत्यादि का प्रयोग किया जाता था। आगे यहाँ पर है कि उम, लोग जब नई जगह में बसना शुरू करते थे, तो उनके रहन-सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता था। कुछ चीज़ें वे नई जगह की अपना लेते थे और कुछ चीज़ों को वे पुराने ढर्रे पर ही चलते रहते थे। कुछ जहाँ पर वो रह रहे हैं, वहाँ पर कुछ नया मिला तो उसी को अपना लिए और पीछे का जो है उसको तो लेकर चल रहे हैं। इस तरह उनकी भाषा, भोजन संगीत, धर्म आदि में नए और पैमाने पुराने का मिश्रण होता चला मतलब होता रहता था। जो नई-नई चीज़ें सीख रहे हैं वो और जो पुराने हैं वो, दोनों में मिश्रित जो है बातें हो रही हैं। नई संस्कृति आ रही है, नई पर जा रहे हैं तो ये सब हो रही हैं और जो पुराने हैं उनको हम सिखा रहे हैं तो वो क्या आदान-प्रदान हो रहा है। उनकी संस्कृति और नई संस्कृति की संस्कृति में आदान-प्रदान होता और धीरे-धीरे एक मिश्रित यानी मिली-जुली संस्कृति उभरती। उनकी संस्कृति और हमारी संस्कृति जो भी नए हैं, उनकी संस्कृति में क्या होता है मिश्रण हो रहा है, उसके जो है कारण जो है एक-दूसरे की अपनी संस्कृति को आदान-प्रदान कर रहे हैं। अगर अलग-अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें तो हमें पता चलेगा कि किस तरह की विभिन्न संस्कृतियाँ जो है सांस्कृतिक प्रभावों ने वहाँ के जीवन और संस्कृति को साकार जो है संस्कृति को आकार देने में योगदान किया है। इस तरह से कई ऐसे जो है कई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो जाते थे। ठीक इसी प्रकार लोग अलग-अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों से किस प्रकार सामंजस्य बैठाते हैं, उससे भी विविधता उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए समुद्र के पास रहने वाले और पहाड़ी इलाकों में रहने वाले में बड़ा फ़र्क है। ना केवल वहाँ के लोगों के कपड़े और खान-पान की आदतों में फ़र्क होता है, बल्कि जिस तरह की जो है काम वो करेंगे, उनमें भी आपको जो है अलग उनकी देखेंगे वो भी अलग आपको दिखेंगे, वो भी अलग होंगे। शहरों में अक्सर लोग यह भूल जाते हैं कि उनका जीवन उनके भौतिक वातावरण से किस तरह गहराई से जुड़ा हुआ है। ऐसा इसीलिए कि शहरों में लोग की तरह जो है विरले ही अपनी सब्जी या अनाज उगाते हैं। वे इन चीज़ों के लिए बाज़ार पर ही निर्भर रहते हैं। आइए भारत के 2 भागों जैसे लद्दाख और केरल, एक आपको ऊपर है तो एक आपको नीचे है।
के उदाहरण के ज़रिए यह समझने की कोशिश करें कि किसी क्षेत्र की विविधता पर उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का क्या अंतर पड़ता है। आप यहाँ पर जाएँगे तो ठंडा प्रदेश है, यहाँ पर देखेंगे तो गर्मी का प्रदेश है। तो ये जो है आपको अंतर दिखने को मिलता है। यहाँ पर रहन-सहन अलग है, तो यहाँ पर रहन-सहन अलग है। यहाँ पर मोटे कपड़े पहने जाते हैं, यहाँ पर पतले कपड़े पहने जाते हैं। क्यों? यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर क्या है? गर्मी कम है। यही जो है आपको ढूँढने के लिए नक्शा में कहता है कि आप लद्दाख और केरल कहाँ पर है, उसको आप ढूँढिए। ये देखेंगे तो ये आपको केरल दिखेगा और ऊपर में आपको देखेंगे तो ये आपको लद्दाख का क्षेत्र दिखेगा। ये जो है लद्दाख का क्षेत्र आपको इधर कश्मीर है, ये लद्दाख है। और इसके बाद ये जो है आप बनाएँगे नक्शा तो आपको ऐसे भारत में देखने को मिलेगा। यहाँ पर भोजन, कपड़े, व्यवसाय इत्यादि जो हैं सभी अलग-अलग होते हैं। ये आपको दिख रहा है लद्दाख ऊँचे पहाड़ों वाला रेगिस्तान इलाका क्या है? लद्दाख जो है ऊँचे पहाड़ों वाला रेगिस्तान इलाका। ये रेगिस्तान इलाके जो है कहा जा भी जाता है इसको। देखिए आपको यहाँ पर बताया गया है कि लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा रेगिस्तानी इलाका है। बहुत ही बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। रेगिस्तानी इलाका कौन है? तो लद्दाख है। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है, कम खेती होती है क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश क्या होता है? बहुत ही कम होता है, बिल्कुल ही नहीं होती है। और यह इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाले बर्फ पर निर्भर रहते हैं। जो पीने का पानी होगा बर्फ अगर पिघल कर ही उसको पिया जाता है। यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। यह ऊन कीमती है इसीलिए पश्मीना शॉल बड़ी महंगी होती है। लद्दाख के ये कहा भी गया है कि पश्मीना कहाँ मिलता है? तो लद्दाख में मिलता है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शालें बुनी जाती है और कश्मीर में जो है इसकी बुनाई होती है। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़, खास तरह का छेना जो होता है एवं मांस खाते हैं। हर एक परिवार में कुछ के पास जो है गाय, बकरी या याक होती हैं। रेगिस्तान में होने का यह मतलब नहीं कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं। क्या ये एक घाटी है? ये देख रहे हैं क्या? ये एक घाटी है। ये ऊँचे-ऊँचे पहाड़ों के बीच जो है बसते हुए बीच में जो होता है वो घाटी होता है। यहाँ पर घाटियाँ हैं और जिनसे गुजरकर मध्य एशिया के काफ़िले उस इलाके में पहुँचते थे, जिसे आज तिब्बत कहते हैं और ये घाटियों के से ही जो हैं उस इलाकों में आप भारत का नक्शा देखेंगे, ऊपर में यहाँ पर आपको चीन के तरफ जो है यहाँ पर तिब्बत मिलता है, ये तिब्बत है। ये काफ़िले अपने जो है साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरियाई आदि लेकर चलते थे। आपको याद रखना है ये लद्दाख में जो है ऊपर से का क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा, जो कि तिब्बत है, तिब्बत में जो है क्या-क्या लेकर चलते थे तो मसाले, रेशम, कपड़े इत्यादि। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुँचा। ये क्या है? लद्दाख के किस तरह से बौद्ध धर्म तिब्बत पहुँचता है? तो लद्दाख के ही रास्ते पहुँचता है। लद्दाख का जो है को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। लद्दाख को छोटा तिब्बत के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ और अब यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ याद रखेंगे, तिब्बत का ग्रंथ केसर सांगा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। तिब्बत का ग्रंथ का नाम क्या है? तो केसर सागा ये याद रखना है। उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं और यहाँ पर जो भी स्थानीय मुसलमान हो या बौद्ध दोनों ये गाते हैं और नाटक उस पर आधारित जो है खेलते भी हैं। ये देख सकते हैं पश्मीना शॉल बनाते हुए औरत को दिखाया गया है। अब दूसरी तरफ चलेंगे तो केरल है। तो केरल भारत के दक्षिण-पश्चिम कोने में स्थित है। ये देखेंगे तो ये दक्षिण-पश्चिम का कोना है। ये क्या है? ये केरल है। यह एक तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से और ये जो है ये दूसरी तरफ जो है ये पहाड़ी है। एक तरफ समुद्र है तो दूसरी तरफ पहाड़ है।
इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले, काली मिर्च, लौंग, इलायची इत्यादि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र जो है व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षित क्षेत्र बना है, आकर्षण का केंद्र है। ये जो है पहली कहानियों में भी आपको बताया गया है कि यहाँ पर से बहुत सारे काला सोना जिसको जो है नाम से जानता है, यहाँ पर मरीच का उत्पादन होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए। कौन आए? तो अरब और यहूदी के जो व्यापारी थे वो सबसे पहले केरल आए थे। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए। कौन? तो संत थॉमस। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। ये क्वेश्चन याद रखेंगे, ईसाई धर्म संत थॉमस के द्वारा ही लाने की जो है श्रेय उनको दिया जाता है ईसाई धर्म को। अरब से कई व्यापारी आकर यहाँ पर बस गए। इब्न बतूता ने जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए। इब्न बतूता का नाम याद रखेंगे, इनके किताब भी हैं और उनकी जो हैं कहानियों बहुत ही प्रचलित हैं। अपने यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय की जो है यहाँ बड़ी इज्जत थी। कहाँ पे? तो केरल में। और इन्होंने क्या लिखा है? अपने जो है जीवन का वृत्तांत देते हुए इन्होंने लिखा है। ये कहानी याद रखना है। कहानी में उन्होंने अपनी कहानियों में अपनी विवरण में इन्होंने इब्न बतूता ने बनाया है, बताया कि मुसलमानों का जो है इज्जत यहाँ पर होता था। ये देख सकते हैं, एक आपको नाव दिख रहा है। केरल में मनाए जाने वाले त्योहार जो होता है ओणम, ओणम याद रखना है क्या है? ओणम। यह एक प्रकार सा का आकर्षण है, नाव प्रतियोगिता है। ये क्या नाम है? नाव। केरल में ओणम होता है जो नाव प्रतियोगिता होती है। आगे है वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुँचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। कौन? तो वास्को डी गामा ने। इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं। यहाँ पर आपको यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू एवं बौद्ध शामिल धर्म यहाँ पर हैं। धर्म शामिल हैं। चीन के व्यापारी भी केरल आए। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वह चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं और इन्हें चीना वाला कहते हैं। चीना बला कहते हैं। चीना बला क्यों? चीनी के कारण, उनके जालों के मिलने के कारण, इसके लिए इसको कहा जाता है चीना बला। तलने के लिए लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसे चीना पट्टी कहते हैं, जो तलने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। सॉरी, चीना चट्टी कहा जाता है। इसमें चीन शब्द का जो है इस बात की ओर इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई। चीना चट्टी जो है तलने के लिए इस्तेमाल किया जाता था और ये चीन से ही उत्पत्ति इसकी हुई है। केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल खेती के लिए क्या है? उपयुक्त है और वहाँ पर अधिकतर लोग जो है मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। आगे है जहाँ केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, वहीं हम यह भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों में इतिहास में एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव हैं। दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया। जहाँ केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसालों की खेती संभव बनाई, वहीं लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति और ऊन के व्यापारियों को अपनी ओर खींचा। इस तरह पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से प्रायः गहरा रिश्ता होता है। विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात नहीं है, हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है। हर एक कदम के साथ हमारे सांस्कृतिक रीति-रिवाज और जीने का तरीका धीरे-धीरे उस नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाते हैं जहाँ हम पहुँचते हैं। ठीक इसी तरह अपने पड़ोस में हम अलग-अलग समुदायों के लोगों के साथ रहते हैं। अपने रोज़मर्रा के जीवन में हमें जो है हम मिल-जुल कर काम करते हैं और एक दूसरे के रीति-रिवाज और परंपराओं में घुल-मिल जाते हैं। अब देखिए विविधता में एकता किस प्रकार है। तो भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत
का स्रोत माना गया है। जब अंग्रेज़ों का भारत पर राज था, तो विविध धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाएं और पुरुषों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग-अलग परिवेशों के लोग शामिल थे। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया, इकट्ठे जेल गए और अंग्रेज़ों का अलग-अलग तरीकों से विरोध किया। अंग्रेज़ों ने सोचा था कि वे भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं, क्योंकि उनमें काफ़ी विविधताएं हैं और इस तरह उनका राज चलता रहेगा। मगर लोगों ने दिखला दिया कि वे एक दूसरे से चाहे कितने भी भिन्न हों, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाइयों में वे सब एक थे। देखिए कुछ यहाँ पर शब्द हैं। दीन खून के हमारे, प्यारे ना भूल जाना, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना, सयाद ने हमारे चुन चुन के फूल तोड़े, वीरान इस चमन में कोई गोल खिला के जाना, दीन के हमारे प्यारे भूल ना जाना। एक गीत है। गोली खा के सोए जलिया बाग के हम, सोनी पड़ी कब्र पर दिला दिया जला के जाना, दीन खून वाले क्या है? खून के हमारे दीन खून के हमारे प्यारे ना भूल जाना। दीन खून के हमारे, जो हमारे उस समय के जो दीन है उसको प्यारे भूल नहीं जाना, ये कविता के रूप में आपको बताया गया है। हूँ हिंदुओं मुस्लिमों की हिंदुओं मुस्लिमों की होती है आज होली, बहते हैं एक रंग में दामन भिगो के जाना, दीन खून के हमारे प्यारे भूल नहीं जाना। कुछ जेल में पड़े हैं, कुछ कब्र में गरे हैं, दो बूंद आंसू उन पर प्यारे बहा के जाना, दीन खून के हमारे प्यारे भूल नहीं जाना। ये भारतीय जन नाट्य संघ इप्टा के द्वारा ये जो है लिखा गया है और ये प्रदर्शित किया जाता है। स्वतंत्रता संग्राम में देखिए भारत के प्रधानमंत्री जो हैं पंडित नेहरू भाषण देते हुए आपको यहाँ पर देखे जा सकते हैं। ये देख रहे हैं आप। अगर यह गीत जो है अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया गया था। इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने उन शांति प्रिय निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोलियां चलवा दी थी, जो बाग में इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे। महिला, पुरुष, हिंदू, मुसलमान एवं सिख, इतने सारे लोग थे जो अंग्रेजों की पक्षपात नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। उनमें उसमें से बहुत लोगों की जान चली गई और उससे भी ज़्यादा तो लोग क्या हुए, घायल हुए। यह गीत उन्हीं शहीदों को याद में करके गाया गया था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और छिन्न विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। यह आप भारतीय झंडे की कहानी जानती हैं? क्या स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यह भारत के झंडे की परिकल्पना की गई थी। के इस झंडे को सारे भारत में लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है। बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। इन्होंने कहा कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी गई चीज़ नहीं है, ये नेहरू के द्वारा कही गई है। याद रखना है, बल्कि यह बहुत ही गहरी, जिसके अंदर अलग-अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचाना और प्रोत्साहित किया जाता है। ये नेहरू के द्वारा एक किताब है, याद रखना है, भारत की खोज। उनमें इनका जो है लिखा गया ये वक्तव्य है कि भारत क्या है? कोई थोपी गई चीज़ नहीं है। भारतीय की जो एकता है कोई बाहरी थोपी गई चीज़ नहीं है, बल्कि यह जो है हमारी गहरी जो बहुत ही गहरी है। जिसके अंदर आपको अलग-अलग तरह के विश्वास मिलेंगे, प्रथाएँ मिलेंगी, स्वीकार करने की भावना है। सभी प्रथाओं को स्वीकार करने की, अलग-अलग विश्वासों को स्वीकार करने की इसमें प्रथाएँ हैं। इसमें विविधता को पहचाना और प्रोत्साहित किया जाता है। इसमें विविधता को पहचान लेते हैं कि ये जो है उसकी है तो हाँ ये मेरी भी है, ये जो है उसकी पहचान है, ये पहचाना जाता है। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया।
अनेकता में एकता का विचार किनका है? तो ये नेहरू का दिया गया है। ये इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। देखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन है कि रवीन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रगान भी भारतीय एकता का ही एक अभिव्यक्ति है। ये राष्ट्रगान याद रखना है, किसके द्वारा रचित है? तो रवीन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। राष्ट्रगान किस तरह से एकता में जो है एकता का वर्णन करता है? यहाँ पर आप गाना गाएँगे तो उसमें आपको गीत में आपको पता चलेगा कि सभी को एक तरह से एक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब हैं भाई-भाई। आप जानते हैं हर पहलू को एक गीत गाना में जो है पिरोया गया है। चाहे हो विंध्य हिमाचल, यमुना गंगा, जलहित तिरंगा ये सब जो हैं आपको बताया गया है कि जो भी है विंध्य हो, हिमाचल हो हर चीज़ को ऊपर से लेकर नीचे तक आपको बताया। विंध्य नीचे यमुना दिल्ली के क्षेत्र में गंगा, ये सब जो हैं नाम दिए गए हैं और इसमें आपको जनगण मन अगर आप गाएँगे तो उसमें आपको मिलते हैं ये सारे नाम। तो इस प्रकार ये आपका चैप्टर जो है समाप्त होता है। यहाँ से बहुत सारे जो है फैक्ट हैं आपकी समझ के जो अवधारणाएँ हैं उसको बताने की कोशिश की गई है, उसको समझाने की कोशिश की गई है। और विविधता में जो है एकता है ये आप जानते हैं गा कुछ यहाँ पर नेहरू के शब्द थे जो यहाँ से पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर था। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको कैसा लगा बताएँगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।